हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम 15 और 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच हाल ही में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए में है इटली, बी में है फ्रांस, सी में है रूस, डी में है जर्मनी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस में आयोजित हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने 2 यूरोपीय देशों के दौरे के समापन के पहले 11 अक्टूबर 2023 को पेरिस में फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के मंत्री श्री सेबेस्टियन लोकार्नो के साथ 5वीं वार्षिक वार्ता का आयोजन किया। दोनों मंत्रियों ने रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर जोर देने के साथ क्षेत्रीय स्थिति के आकलन से लेकर दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य अभ्यासों जैसे कई विषयों पर चर्चा की है। आगे देखते हैं, मंत्रियों ने मौजूदा रक्षा परियोजना की समीक्षा की और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए तरीकों पर चर्चा की है। नेक्स्ट है, उन्होंने अंतरिक्ष, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर चर्चा किया है। इस बैठक से पहले फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में वंदे भारत और इटली ने रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सुरक्षा और रक्षा नीति अनुसंधान और विकास, सैन्य क्षेत्र में शिक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता, रक्षा जानकारी साझा करने जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना। मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच संबंध रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए में है पापुआ न्यू गिनी, बी में है त्रिनिदाद और टोबैगो और सी में है फ्रांस, डी में है ब्रुनोई। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 2 का ए यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी के साथ जो है समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पापुआ न्यू गिनी सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के लिए 28 जुलाई 2023 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी थी। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जो था वो दोनों देशों की डिजिटल परिवर्तन जानकारी पहलों को लागू करने में घनिष्ठ सहयोग, अनुभव और डिजिटल प्रौद्योगिकी आधार पर समाधानों यानी कि इंडिया स्टैक के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा। पापुआ न्यू गिनी इसकी राजधानी कौन सी है, तो पोर्ट मोसर्बी जो है इसकी राजधानी है। और यहाँ मुद्रा कौन सी चलती है, तो कीना मुद्रा यूज होता है। मैप में देख सकते हैं आप, ये हो गया पापुआ न्यू गिनी, ये इसकी कैपिटल हो गई, पोर्ट मोसर्बी हो गई, और जो है यहाँ जो मुद्रा चलती है वो कीना मुद्रा चलता है। और इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा त्रिनिदाद व टोबैगो को गणराज्य के डिजिटल परिवर्तन प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल बदलाव के लिए पूरी आबादी के पैमाने पर कार्यान्वित सफल के डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग करने पर 11 अगस्त 2023 को हस्ताक्षर किए गए एक समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। इस एमओयू का उद्देश्य दोनों देशों के डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों की कार्यान्वयन में घनिष्ठ सहयोग और अनुभवों की डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर आधारित समाधानों जैसे इंडिया स्टैक के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों को हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में 9वीं G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन ए में है अमित शाह, बी में है द्रौपदी मुर्मू और सी में है ओम बिरला, डी ऑप्शन में है नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में 9वें और G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन 13 से 14 अक्टूबर 2023 तक यशोभूम द्वारका नई दिल्ली में किया गया। इस शिखर सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भाग लिया है। इस शिखर सम्मेलन में पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष डॉक्टर असेबी और ओल्डे गियोर्गिस गायो पहली बार भारत में P20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इस P20 शिखर सम्मेलन के दौरान SDG में तेजी लाना और सतत ऊर्जा संक्रमण, महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन नामक 4 उच्च स्तरीय सत्र आयोजित किए गए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। अफ्रीकी संघ यानी EU महाद्वीपीय निकाय है। इसमें 55 देश शामिल हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से बना हुआ है। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना जो है 1963 में अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों द्वारा की गई थी। संगठन का उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्ष 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन की जगह जो है अफ्रीकी संघ ने ले लिया, जिसका लक्ष्य महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना था। इसका मुख्यालय जो है अदिस अबाबा इथियोपिया में है। 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए ICR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और किस IIT के बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन ए में है IIT मद्रास, बी में है IIT दिल्ली, सी में है IIT रुड़की और डी में है IIT कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। IIT कानपुर द्वारा जो है इसका समझौता हुआ है। पूसा कृषि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और IIT कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC के बीच एक समझौता ज्ञापन OMU पर हस्ताक्षरित किए गए हैं। इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्ष इनक्यूबेटर और स्टार्टअप को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे, जिससे उनकी वृद्धि और सफलता को बढ़ावा मिलेगा। आगे देखते हैं। ये संयुक्त प्रयास स्टार्टअप को पनपने और कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करेंगे। पूसा कृषि और SIIT ने भी कृषि में प्रगति और नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग संभावनाओं को तलाशने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए में है उदयपुर, बी में है दिल्ली, सी में है जयपुर, डी में है शिमला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उदयपुर बनेगा। राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर जिले, जिसे झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है, इसको भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने का लक्ष्य रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रमुखता तक बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। हाल ही के रिपोर्टों के अनुसार शहर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व को संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना गया है, जो दुनिया भर के लिए वेटलैंड समित क्षेत्रों द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता है। यह शहर 5 प्रमुख झीलों पिछोला झील, फतेह सागर और रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है। सामूहिक रूप से झीलों के शहर के रूप में जाने जाने वाली पानी का ये आश्चर्यजनक निकाय लंबे समय के उदयपुर की पहचान और संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। वर्तमान में दुनिया भर के 17 देशों में यानी 42 वेटलैंड शहर स्थित हैं, जिनमें 13 ऐसे शहरों के साथ सबसे अधिक संख्या का दावा करता है चीन, जिनमें से चीन 13 ऐसे शहरों के साथ सबसे अधिक संख्या का दावा करता है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में है गोवा, सी में है कर्नाटक, डी में है तमिलनाडु। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा के काजू को भी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। गोवा के काजू को भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है। गोवा के काजू को GI टैग मिलने से काजू के विपणन अर्थव्यवस्था में लाभ जो है प्राप्त होगा। इससे स्थानीय काजू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा बिना रजिस्ट्रेशन के व्यापारी पैकेट पर गोवा काजू का प्रतीक चिन्ह लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सके। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में काजू लाया गया था। काजू के पेड़ पर्यावरणीय कारणों के लिए लगाए गए थे।
और इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। रसबली मिठाई जो है ओडिशा का एक खाद्य उत्पाद है। हाल ही में इस खाद्य उत्पाद को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। रसबली मिठाई जो है ये केंद्रपाड़ा शहर में स्थित पुराने बलदेव जी मंदिर से निकलती है। इसमें पनीर की गहरी तली हुई चपटी लाल भूरी पेटीज होती है, जिन्हें गाढ़े दूध में डुबोकर रखा जाता है। मंदिर के प्रमुख भोग में रसबली एक है। वर्ष 2021 में केंद्रपाड़ा रसबली मेकर्स एसोसिएशन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ने रसबली को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन दिया था। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन में है 107वें, बी में है 110वें, सी में है 111वें और डी में है 115वें। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 111वें हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है GHI 2023 में भारत को 125 देशों में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पर था। रैंकिंग में भारत कुल स्कोर 28.7 रखा गया है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को 102 और बांग्लादेश को 81, नेपाल को 69वां और श्रीलंका को 60 सूचकांक में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। दक्षिण एशिया और अफ्रीकी सहारा के दक्षिण में दुनिया के सबसे अधिक भूखमरी के स्तर वाले क्षेत्र हैं। GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 2018-22 के दौरान भारत की चाइल्ड वेस्टिंग यानी लंबाई की तुलना में कम वजन और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का दर जो है वो 18.7% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। भारत में अल्प पोषण की दर जो है 16.6% है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली और चीन शीर्ष रैंक वाले देशों हैं। यहाँ जो है यानी यहाँ भूखमरी का स्तर निम्न है और यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य सूचकांक में सबसे नीचे है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म में GHI यानी कि GHI वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी को व्यापक रूप से मापने को और ट्रैक करने का एक साधन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI एक पीयर रिव्यू रिपोर्ट है, जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। GHI स्कोर 4 घटक संकेतकों के मूल्यों पर आधारित है। एक कैलोरी सेवन के आधार पर अल्प पोषण, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टैटिंग यानी ठिकनापन, उम्र में हिसाब से कम लंबा और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बेस्टी यानी दुबलेपन यानी लंबाई के हिसाब से कम वजन, और चौथा जो है वो बाल मृत्यु है यानी 5 साल से पहले। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसे 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है शिव शंकरी, बी में है उदय सिंह, सी में है भानु प्रताप, डी में है ईश्वर प्रताप। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव शंकरी को जो है सम्मानित किया गया है। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूरवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री M वीरप्पा मोइली द्वारा भेंट किया गया है। इसे एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। 9th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है बिहार, डी में है कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। मिशन शक्ति जागरूकता रैली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। टेली प्रौद्योगिकी संचालित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा टेली मानस के असाधारण कार्यान्वयन
के लिए उत्तर प्रदेश को 10 अक्टूबर में तीसरा पुरस्कार मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जो है स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पुरस्कार स्वीकार किया है। यह मान्यता मानसिक स्वास्थ्य के जो है राज्य की प्रतिबद्धता और उससे निवासियों को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण समर्थन को रेखांकित करती है। 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 13 अक्टूबर, बी में है 14 अक्टूबर, सी में है 15 अक्टूबर, डी में है 16 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 अक्टूबर को जो है नेशनल सिनेमा डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है। पहली बार सिनेमा दिवस 2022 में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मनाया गया था। पिछले वर्ष जो है राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पर लगभग 6.5 मिलियन से अधिक लोग सिनेमा घरों में गए हुए थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो आपदाओं और असमानता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। यह दिन जागरूकता पैदा करने और समुदायों को शिक्षित करने और प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं को सामना करने के लिए लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।